गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि टाटा पावर ने किस बैंक के साथ मिलकर सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज बी है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के टाटा पावर ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। तो सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के उद्देश्य से टाटा पावर ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया है। और ये सूर्य शक्ति सेल को देखिए मुंबई के बेलाड स्टेट में स्थापित किया गया है। और इसके तहत जो व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साथ जितने भी जो घर हैं वहाँ पे अगर सौर परियोजनाओं को स्थापित करना है तो उन पूरे भारत से जो सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए जो ऋण आवेदन है वो उनको संसाधित किया जाएगा। और ये सौर परियोजनाओं को जिनके ऋण आवेदनों को संसाधित किया जाएगा उनकी क्षमता देखिए 1 मेगावाट तक की होनी चाहिए। बैंक का लक्ष्य क्या है? जितनी जो सौर परियोजना है उन पे जो वित्त पोषण करने के लिए जो आवेदक है, जो ऋण के लिए जो आवेदन करते हैं, उनको जो डिजिटल समस्याएं आती हैं और जो कुछ भी परेशानी आती है उन परेशानी से मुक्त करना ही क्या है इस बैंक का लक्ष्य है। ठीक है, तो सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उन वित्त पोषण करने के उद्देश्य से टाटा पावर ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है, साथ मिलकर के सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई के बेलाड स्टेट में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस द्वीप के तट के साथ प्राचीन कोरल रीफ की खोज की गई है? ताहिती, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी या फिर सुलावासी। करेक्ट आंसर इज ए, ताहिती द्वीप के साथ देखा जाए प्राचीन कोरल रीफ की खोज की गई है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने देखा जाए अभी हाल ही में ताहिती के तट के साथ एक प्राचीन कोरल रीफ की खोज की है। और ये एक अभियान था जिसका नाम है गोता अभियान। और इस गोता अभियान के दौरान जो है इस कोरल रीफ जिस कोरल रीफ की खोज की गई है वो लगभग 2 मील लंबी है। और ये मानव जनित गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से अभी क्या है, ये पूरी तरीके से अप्रभावित है। किसी प्रकार का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई भी मानव जनित गतिविधियों का या फिर जलवायु परिवर्तन का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। ये जो अभियान है गोता अभियान, इसको देखा जाए किसके द्वारा समर्थित किया गया था, तो इसको समर्थित किया गया था यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और कोरल रीफ की बात करें तो ये लगभग समुद्र के जो 100 से लेकर के 210 फीट की गहराई में जो है किया गया था, कोरल रीफ की खोज की गई थी। और यह कोरल जो है मेसोफोटिक क्षेत्र में पाया गया है और ये सबसे गहरा क्षेत्र है। मेसोफोटिक क्षेत्र देखा जाए सबसे गहरा क्षेत्र है जहां तक सूर्य का प्रकाश जो है प्रवेश कर सकता है। तिहाती द्वीप की बात करें दोस्तों तो ये फ्रेंच पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और फ्रेंच पॉलिनेशिया की राजधानी दोस्तों क्या है? पपीते। ठीक है, पपीते जो है वो फ्रेंच पॉलिनेशिया की राजधानी है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन लॉन्च किया गया था? इसरो, रॉसकोमोस, नासा या फिर जास्का। करेक्ट आंसर इज सी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो है ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं इस मिशन को जो है क्यों हम चर्चा कर रहे हैं। तो ओशन मेल्टिंग ग्रीन मिशन, जिसे हम अक्सर जो है OMG मिशन के नाम से जानते हैं, इसे जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस मिशन को जो है यह 5 साल का मिशन था जो कि 31 दिसंबर 2021 को ये मिशन समाप्त हो गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस मिशन का? तो जो हमारा ग्रीनलैंड है तो उस ग्रीनलैंड में जो बर्फ है उन बर्फ पे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो नुकसान हो रहा है उसको मापना। ठीक है, और यहाँ पे जो है मिशन के द्वारा जो अध्ययन किया गया उस अध्ययन के में ये बताया गया कि अगर ग्रीनलैंड की जो सारी बर्फ अगर पिघल जाती है तो जो है वैश्विक जो महासागर है उसका स्तर जो है वो कितना बढ़ जाएगा? लगभग 7.4 मीटर जो है वो जो वैश्विक महासागरों का जो है जलस्तर बढ़ जाएगा। इससे देखिए तो कई सारे जो द्वीप हैं उनके डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। कई ऐसे देश हैं और कई ऐसे देश जो राज्य हैं, जैसे कि भारत के कई ऐसे जो राज्य हैं जिनके जो है सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। और यहाँ पे जो ग्रीनलैंड की अगर बर्फ़ की बात करें दोस्तों तो ये 25 साल पहले की तुलना में 5 गुना तेज़ी से जो है ये पिघल रही है। ठीक है, ग्रीनलैंड में समुद्र का पानी ग्लेशियर को उतना ही पिघला रहा है जितना ऊपर से गर्म हवा उन्हें पिघला रही है। ठीक है, तो ये
बहुत देखिए काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप में चुनौती है। तो ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन जो है लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा कि हाल ही में जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पत्रकार हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए? छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो करेक्ट आंसर इज डी है, जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार जो पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये देखा जाए ये रिपोर्ट है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जो है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 का। और इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए देश में जो 13 मीडिया हाउस हैं और जो अखबारों को निशाना बनाया गया था, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया था और 6 पत्रकार जो हैं वो मारे गए थे इस दौरान। सबसे ज़्यादा जो पत्रकारों पे हमला हुआ है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ था और जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को जो है 25 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरे पे स्थान पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो 23 हमलों के साथ, यानी कि 23 जो है पत्रकारों पर हमला हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे बात करें तो जो है 16 हमलों के साथ जो है मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। 15 हमलों के साथ त्रिपुरा जो है वो चौथे स्थान पे है और दिल्ली जो कि 5वें और बिहार जो कि 6ठे स्थान पे है। दूसरी ओर देखा जाए तो त्रिपुरा में जो है गैर राज्य तत्व द्वारा सबसे अधिक हमले किए गए थे। ठीक है, तो मेनली हमें क्या जानना है इंपॉर्टेंट की सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है हमले हुए हैं पत्रकारों के ऊपर तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ है सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। नेक्स्ट है केसर का कटोरा परियोजना के तहत नेक्टर द्वारा केसर की खेती के लिए कहाँ कुछ जगहों की पहचान की गई है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर उपयुक्त बी और सी दोनों? तो करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त यानी कि अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में जो है कुछ स्थानों की खोज की गई है, कुछ स्थानों की पहचान की गई है केसर की खेती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए केसर का कटोरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच, ठीक है, इसे नेक्टर का ये फुल फॉर्म है। और नेक्टर के द्वारा खेती की जो है केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की कुछ जगहों की पहचान की गई है। बात करें केसर के उत्पादन की दोस्तों तो ये बहुत लंबे समय से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है केसर की जो है देखा जाए तो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही जो है इसकी कृषि हुआ करती थी। और यहाँ पे देखा जाए केसर का जो है कश्मीर का जो पम्पोर क्षेत्र है जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, भारत में केसर के उत्पादन का मुख्य उपयोग करता है। इसके बाद देखा जाए तो बडगाम है, फिर श्रीनगर है, फिर किश्तवाड़ जिले जो हैं उनका स्थान आता है। ठीक है, तो नेक्टर का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। और केसर के कटोरे की परियोजना के तहत देखा जाए तो अभी नेक्टर के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की गई है जहाँ पे जो है उपयुक्त वहाँ की जो है मृदा या फिर जलवायु जो है वो केसर की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा हाईनिफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल किस राज्य में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर असम? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, मेघालय में जो है ये एक उग्रवादी संगठन है जिसका नाम है हाईनिफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। देखिए ये सब जो उग्रवादी संगठन होते हैं बहुत सक्रिय हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और आए दिन ये चर्चा में बने रहते हैं। तो अक्सर हमारे एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ये किस राज्य में ये जो है सक्रिय रहे हैं, खासकर उग्रवादी जो संगठन है नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें मेघालय का करेक्ट आंसर है। तो देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए मेघालय के आसपास एक जो है कम तीव्रता वाला आईडी विस्फोट हुआ था और जिसकी जिम्मेदारी किसने ली है? ये इस उग्रवादी संगठन ने हाईनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, जिसके कारण ये उग्रवादी जो संगठन है वो चर्चा में था और जिसके कारण हम यहाँ पे इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। ये संगठन की बात करें दोस्तों, इस काउंसिल की बात करें तो ये मेघालय में एक संप्रभु खासी होमलैंड की मांग करते हैं। ठीक है, और वर्ष 1980 का जो इस मेघालय राज्य का जो पहला उग्रवादी संगठन था जिसका नाम था हाईनी ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल, उसी का ये एक गुट था, लेकिन उससे ये क्या हुआ, पृथक हो गया। ठीक है, तो और ये जो है संप्रभु खासी होमलैंड की मांग करते हैं हाईनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ध्यान रखिएगा।
और जो इस राज्य का जो पहला उग्रवादी आदिवासी जो संगठन था उसका नाम था हाइनी ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल, ये भी देखा जाए मेघालय में है। और इसी का जो है ये गुट था जो पृथक हो गया है इससे। और अगर हाइनी ट्रैप की बात करें दोस्तों तो ये खासी और जैंतिया समुदायों को संदर्भित करता है, और अचिक जो है वो गारो समुदायों को संदर्भित करता है। ठीक है, HNLC की बात करें दोस्तों तो HNLC को खासी पहचान और गौरव के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है, और अधिकांश शीर्ष नेतृत्व जो है बांग्लादेश से बाहर है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल जो है वो मेघालय का एक उग्रवादी संगठन है। अगला है हमारा, हर घर नल से जल योजना के तहत किस वर्ष तक हर ग्रामीण घर में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 2023, 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 2024 तक देखा जाए तो हर घर नल से जल योजना के तहत हर ग्रामीण घर में पाइप से पानी पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे हर घर नल से जल योजना के तहत 2022 से 23 में केंद्रीय बजट में देखा जाए कितने परिवारों को शामिल किया गया है? 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया, और इसके लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है इस वर्ष के 22-23 के केंद्रीय बजट में। हर घर नल जल की योजना की बात करें दोस्तों तो हर घर नल से जल योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है इस योजना की? तो जल शक्ति मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण, ध्यान रखिएगा शहरी नहीं, हर ग्रामीण घर में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराना, ठीक है, इसका लक्ष्य था। और यह मिशन जो है, ये जो योजना है वो एक कार्यक्रम का जो है घटक है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन जो है मिशन कार्यक्रम का घटक है हर घर नल से जल योजना। और जल जीवन जो मिशन है इसके तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई। ठीक है, तो हर घर में जो एक व्यक्ति को 55 लीटर जो है डेली जो है जल की आपूर्ति की जाएगी। किसके तहत? जो है जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और यह अभियान जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। कौन सा? ये जल जीवन मिशन जो है, और यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहा है यहाँ पे कि हर घर नल से जल योजना के तहत हर ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया 2024 से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में रैम्प कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई। रैम्प कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, खेल को बढ़ावा देना, या फिर MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थिति में सुधार करना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। MSME की स्थिति में सुधार करना जो है रैम्प परियोजना की जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पे इस वर्ष के यानी कि केंद्रीय बजट जो है 2022-23 में जो है निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 6,000 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, शुरुआत करने की घोषणा की गई जिसका नाम है रैम्प। या रैम्प का फुल फॉर्म देखा जाए तो राइजिंग एंड एसेलरेटिंग। ठीक है, राइज करना और एसेलरेट करना किसकी परफॉर्मेंस को? MSME की परफॉर्मेंस को, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस को राइजिंग करना और एक्सेलरेटिंग करना, यही क्या उद्देश्य है रैम्प पर जो है कार्यक्रम। और इस वर्ष के बजट में जो है इसके शुरू करने की घोषणा की गई है, और अनुमानित लागत क्या है इसका? 6,000 करोड़ है। ये एक तरीके से ये जो रैम्प है ये एक रिकवरी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में जो MSME है उनकी स्थिति में सुधार करना। जैसा कि कोविड-19 महामारी थी, कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के कारण जो है MSME क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। तो एक तरीके से ये जो MSME क्षेत्र है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो क्षेत्र हैं, उनको जो है वित्त पहुंचा करके, ठीक है, बेहतर वित्त प्रदान कर इनकी उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा इस रैम्प परियोजना, इस रैम्प के तहत, ठीक है, कार्यक्रम के तहत। साथ ही जो है MSME क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा करके इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह कार्यक्रम की जो अवधि होगी दोस्तों, तो इस कार्यक्रम की जो अवधि होगी ये 5 साल की अवधि के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। ठीक है, रैम्प कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? MSME की स्थिति में सुधार करना। अगला है,
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की सूची में पहले स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। देखिए इसके पहले भी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया था, लेकिन फिर से क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसके बारे में बात किया गया था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र जो है नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की सूची में जो है वो पहले स्थान पर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो है महाराष्ट्र, उसके अनुसार देखा जाए महाराष्ट्र नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की सूची में पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों इस समय देखा जाए जितने भी जो 14,000 स्टार्टअप्स में से देखा जाए तो 1,308 स्टार्टअप जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 44 जो है कंपनियों को यूनिकॉर्न का टैग दिया गया था, जिसमें से 11 जो है कंपनियां जो हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित थी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की सूची में पहले स्थान पे कौन रहा है? वो महाराष्ट्र रहा है। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि परम प्रवेगा भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है, इसे किस संस्थान के द्वारा स्थापित और चालू किया गया है? आईआईटी कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मद्रास। करेक्ट आंसर इस बी है, भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा देखा जाए तो परम प्रवेगा नामक एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को स्थापित और लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से ये एक है, ठीक है, परम प्रवेगा, और इसको जो है स्थापित और संचालित चालू किया गया किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसी के तहत जो है इस कंप्यूटर को, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत इस कंप्यूटर को जो है स्थापित किया गया है और यह विविध अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों में मदद करेगा। अगर हम इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता की बात करें दोस्तों तो यह कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो है इसकी वो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये था परम प्रवेगा जो है सुपर का जो है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है और इसको जो है स्थापित और चालू किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। नए अब हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे दोस्तों, जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि विंटर बीजिंग ओलंपिक 2022 में नए इवेंट शामिल किए गए। तो कितने नए इवेंट्स को शामिल किया गया है? 7 नए इवेंट्स को शामिल किया गया है। अगला है हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का निदेशक नियुक्त किया गया है किसे? GA श्रीनिवास मूर्ति को। ठीक है, अगला है पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया डेट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? J. साई दीपक हैं। ठीक है, अगला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे? रवि मित्तल को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। क्या है गणतंत्र दिवस परेड 2022 लोकप्रिय पसंद श्रेणी में राज्य को चुना गया है, तो किस राज्य को चुना गया है? लोकप्रिय पसंद श्रेणी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र को चुना गया है। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है भारतीय नौसेना को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ किया? हैदराबाद में किया। हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, तो ध्यान में कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो इक्वलिटी है वो किसे समर्पित है? ये प्रतिमा जो है वो किसे समर्पित है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और कहाँ पे जो है यहाँ पे देखा जाए हैदराबाद में किया गया है। आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किसे ये जो है स्टैच्यू समर्पित है। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए जिनका नाम है कार्तिकेन पलानी स्वामी जो है ये टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से $1 अरब का ऋण पास किया गया है। किस देश को ये किया गया है? पाकिस्तान को किया गया IMF की तरफ से। और लास्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया 4 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। हम आते हैं अब उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। कौन सा राज्य झांकी के? उत्तर प्रदेश। बताइए झांकी कौन सी थी? इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो क्या थी? ठीक है, उसका थीम क्या था जिसको देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है गणतंत्र दिवस परेड 2022 की। ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों यहाँ
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? गोरखपुर में किया है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। कौन से है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का 10वां जो है वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश के जिलों में कैंसर सहायता केंद्र खोला गया। कितने जिलों में जो है? 12 जिलों में कैंसर सहायता केंद्र खोला गया है। और लास्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को धनराशि आवंटित की गई। कितनी? 680 करोड़ रुपए की जो है उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को धनराशि आवंटित की गई है इस केंद्रीय बजट में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया और भारत, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और भारत का इस सूचकांक में क्या स्थान था? तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा करंट अफेयर्स था आज। हम लोगों ने मैंने आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं किया क्योंकि आप मुझे बहुत आंसर नहीं लोग करते हो, कुछ ही लोग हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज मैं कम से कम क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ मैक्सिमम जो है आप लोगों से 2 क्वेश्चन किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे वो आंसर करोगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है उसका जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जा करके PDF को डाउनलोड करके करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।